हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूकोटा। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स, और हमने 14 लेक्चर्स देख लिए हैं। लेक्चर नंबर 14 में हमने देखे थे कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, बेसिकली उनका एक इंट्रोडक्शन देखा था। और इसमें यानी कि लेक्चर 15 में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो पहला ऑपरेशन जो हम पढ़ेंगे वो होगा यूनियन। तो हम देखेंगे यूनियन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका वेन डायग्राम क्या होता है। और अगर इतना सब पढ़ने के बाद टाइम बचता है तो हम क्वेश्चंस करेंगे, वरना क्वेश्चंस हम इसके ऊपर अगले लेक्चर में करेंगे। तो जब तक मैं यूनियन को अच्छी तरह से समझा नहीं देता, एनसीईआरटी में इसके ऊपर जितने क्वेश्चन है वो करवा नहीं देता, तब तक हम अगले ऑपरेशन पे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो ये है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में आपके ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी प्रकार से सेट के ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। 2 और 3 में अगर आप एडिशन करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 2 नंबर पे आपने जब कोई ऑपरेशन लगाया, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, तो आपको एक नया नंबर मिला। 3 और 4 पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाओगे तो आपको 12 मिलेगा। उसी प्रकार से 2 सेट पे जब आप कोई ऑपरेशन यूज़ करते हो तो आपको एक नया सेट मिलता है। इन्हीं ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन क्या कहता है? देखो, नाम से बहुत बातें समझ में आती है। यूनियन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग मिलके एक साथ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? किसी कॉमन इंटरेस्ट की वजह से। जैसे मान लो वर्कर्स की यूनियन है तो सारे मजदूर होंगे उसमें, उनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी। कपड़ा व्यापारी, उनका संघ है, उनकी यूनियन है, तो वहाँ पर क्या होंगे? उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? सबकी क्लोथिंग की दुकान है, कपड़े की दुकान है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यूनियन तो बनती है पर उनका कुछ कॉमन उद्देश्य होता है। यहाँ पर कॉमन हो चाहे नहीं हो, आपके एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को मिला के अगर हम मिक्स कर लें, वही यूनियन होता है। यानी कि ऐसा कोई भी सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट हो, बी के भी एलिमेंट हो, और जो कॉमन हो वो भी हो। जब ए के सारे एलिमेंट आ गए, बी के सारे एलिमेंट आ गए, तो जो कॉमन है वो भी होंगे। ऐसे ही किसी मिक्सचर सेट को हम कह देते हैं यूनियन। पढ़ना, देखो ये इसके बारे में बेसिक बात है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है और वो डेफिनेशन है। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं समझाऊंगा अभी। लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कि इन दोनों का जो भी यूनियन है वो ए के सारे एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा, सारे एलिमेंट ए के लाई करेंगे। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट आ गए। तो मान लो ए था, ध्यान से देखना है पर हो क्या रहा है। मान लो ए था 1,2 और बी था 2,3, तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई? ए के सारे एलिमेंट आ गए 1,2, बी के सारे एलिमेंट आ गए। क्लियर हो गया? ये यूनियन हो गया। ए के एलिमेंट भी हैं, बी के एलिमेंट भी हैं। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। तुमने कहा ये बात तो हमें ही पता थी। सेट्स की स्टार्टिंग में आपने बता रखा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो आने वाले सेट में से मैं जो कॉमन एलिमेंट था उसको काट दूंगा, यानी कि जो 2 कॉमन था उसको सिर्फ एक बार लूँगा। यही यूनियन होता है। सिम्बॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी। ये जो यू है सिंबल, वैसे ये आपकी बुक में ऐसा बना होता है, थोड़ा सा ऐसा कटोरी जैसा। मैं क्योंकि अपन सब बोर्ड में ऐसे लिखते हैं तो आपकी भी आदत ऐसी हो जाएगी, वरना ऐसा होता है। और इंटरसेक्शन भी थोड़ा सा फैला सा होता है ना। ये सिंबल होता है यूनियन का। तो इट इज़ रेड एज ए यूनियन बी। अब देखना डेफिनेशन क्या होगा। तुम बोलोगे यार आप एक ही बात को 2 बार लिखवा रहे हो, पर बच्चों 2 बार नहीं है, उसमें कुछ बातें अलग है। लेट ए एंड बी 2 सेट्स, सेम। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इज द सेट विच कंसिस्ट, वो एलिमेंट की बात कर रहा है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए। और ये जो मैंने बॉक्स बना रखी है तुम्हें भी बनाने हैं, अंडरलाइन कर लेना अपनी कॉपी में। और इन सेट बी और बोथ ए एंड बी। और फाइनली ये देखो, अब इसी के बेसिस पे जब मैं आपको यूनियन का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा ना, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी वाला, उसमें आपको इसका पूरा मतलब समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। समझाता हूँ बात को। ये कह रहा है कि भैया ए यूनियन बी जो भी है ना, वो कोई मान लो उसको सी सेट मान लो, उस सेट का हर एलिमेंट क्या होगा? या तो कभी वो ए में रहा होगा, या वो बी का पार्ट रहा होगा, या फिर दोनों में कॉमन रहा होगा। मेरी बात समझना ध्यान से। आपने ए यूनियन बी कर लिया, ए यूनियन बी को कोई भी नया सेट सी नाम दे दिया, तो सी का हर एलिमेंट, जब भी आप किसी एलिमेंट को उठाओगे, वो एलिमेंट या तो कभी कभी ए का हिस्सा रहा होगा किसी ज़माने में, या हो सकता है वो कभी बी का हिस्सा रहा हो, तभी तो उसमें लाई कर रहा है। आपने कहा कि भैया हम 2 क्लासेस को डिसॉल्व कर देते हैं, 2 सेक्शन को, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों को मिला के एक सेक्शन सी बना दिया। तो सी का हर स्टूडेंट या तो ए का होगा या बी का होगा। मैंने क्या बोला? या तो ए का होगा, और इट वाज ऑफ सेक्शन बी, या तो वो ए का था या फिर वो बी का था। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या दी? चॉइस दे दी। समझ यार?
आइदर यू आर फ्रॉम ए और यू आर फ्रॉम बी। तो ये जब चॉइस देते हो ना, आप और की बात करते हो, या तो इसमें से या इसमें से, तो आप यूनियन की बात करते हो। लेकिन जब आप कहते हो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि अब मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो ए में लाई कर रहा है और बी में भी लाई कर रहा है। एक क्या मैंने बोला अभी तक कि या तो आप ए में थे या फिर आप बी में से हो, दोनों ही हो तो हमारे यहाँ पर सेक्शन सी में आप अलाउड हो। और वाली बात एंड में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इंटरसेक्शन पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको यूनियन और क्लियर हो। इंटरसेक्शन एंड में मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ए के भी होने चाहिए और आप बी का हिस्सा भी होने चाहिए, तब जाके आप सी में अलाउड हो। तो इंटरसेक्शन यही होता है, इंटरसेक्शन दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेता है, लेकिन यूनियन ए के सारे एलिमेंट भी आ जाओ, बी के सारे एलिमेंट भी आ जाओ, और जो कॉमन है वो तो आओगे ही सही। ये होता है हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन का डिफरेंस। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि मैंने ये डेफिनेशन दोबारा क्यों लिखवाई है। ये मीनिंग है यूनियन का, लेकिन ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये और एंड वाली कहानी याद रखना, आपकी मिसलिनियस में जो क्वेश्चन हैं वो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आप कोई रेफरेंस बुक लगाओगे तो बच्चों ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल समझ लो कि यूनियन का मतलब है और। तो आप देखो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ए की वैल्यू है 1, 2, 3 और बी की वैल्यू है 4, 5, 6। कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, दोनों के एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ख़त्म। या तो अब देखो इसका एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट या तो ए का हिस्सा है या बी का है या दोनों का ही है। अभी तो दोनों में से कुछ था नहीं, मान लो अब मैं कल से यहाँ ले लेता हूँ 6, तो क्या 6 2 बार लोगे? अभी भी नहीं लोगे। इसके हर एलिमेंट या तो ए का हिस्सा है या बी का हिस्सा है या फिर दोनों का ही हिस्सा है, तो इसी को बोलते हैं यूनियन, ठीक है। इस एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी सब उतार लो। अभी एग्जाम्पल मैं आगे कराऊंगा फॉर्मली। मेरे हिसाब से बात तो समझ में आई ना कि यूनियन का मीनिंग क्या है यहाँ पर। और ये और वाली बात ध्यान रखना, और एंड में कंफ्यूज मत होना कहीं पर भी। आप देखोगे कि ये जो एंड है इसका मतलब है, लास्ट में समझाऊंगा आपको जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ना 3-4 लेक्चर के बाद, कि यहाँ पर ये एंड क्यों आया है। वैसे दिख रहा है उसका मतलब अंडरस्टूड है बिल्कुल, लैंग्वेज से पता पड़ रहा है, इंग्लिश से, बोथ ए एंड बी, तो दोनों में लाई करे। अब इसमें चॉइस नहीं है तो उतार लो जल्दी से। आई होप नोट हो गया होगा अभी तक। तो देखो इनका वेन डायग्राम कैसे बनता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेन डायग्राम एज, हमने क्या कहा था कि ए के सारे एलिमेंट आ गए, बी के सारे एलिमेंट आ गए, और जो कॉमन एलिमेंट है उनको भी एक बार लोगे, इसलिए मैंने इसकी शेडिंग कोई एक्स्ट्रा नहीं करी। मेरे कहने का मतलब है ये ए के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट, अगर इसकी शेडिंग ऐसी है तो इसकी शेडिंग भी ऐसी है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने यहाँ पर ज़्यादा डार्क कर दिया कि भाई 2 बार आ रहा है ये एरिया, ऐसा नहीं करा है। हमने इसकी शेडिंग भी वैसे ही करी है जैसी बाकी की करी है। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इससे इस हैचिंग से, जिसको हैचिंग बोलते हैं बच्चों, इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ए के एलिमेंट हैं वही बी के एलिमेंट हैं, और जो ए के एलिमेंट है वैसे ही हमने बी के एलिमेंट लिए हैं, और जो कॉमन है उनको भी हमने एक ही बार काउंट करा है। तो आप देखो अभी पूरी इसी बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो भी कोई एलिमेंट आएगा, मेरी उंगली को देखे जाओ आप, है ना, इस बाउंड्री के अंदर जो भी एलिमेंट लाई करेगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का हिस्सा होगा। यानी कि अगर आपने अपना मार्कर रखा यहाँ, तो ये ए का एलिमेंट है, यहाँ तो बी का एलिमेंट है, या यहाँ तो ए और बी दोनों का एलिमेंट है। मतलब इस बाउंड्री के अंदर आप कोई भी एलिमेंट पकड़ोगे तो आइदर इट इज़ फ्रॉम ए और इट इज़ फ्रॉम बी और इट इज़ फ्रॉम बोथ ए एंड बी। वो जो मैंने एंड लिखा था ना डेफिनेशन में, वो ये है। अभी आगे इसको और समझेंगे। ये जो लास्ट वाली लाइन है इस पूरे के पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको भी पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो ये तो वेन डायग्राम हो गया, इजी सा चीज़ है। अब आप देखें एग्जाम्पल, जैसे मान लो 1 2 3 1 3 5 7 4 8 9, ये 3 अलग अलग सेट हैं। बिल्कुल हमें नहीं पता क्या इनका यूनिवर्सल सेट है, कुछ हमने नहीं दिया। सिंपल आपसे कहा यूनियन करो, तो ए यूनियन बी में क्या करूँगा, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन है, जैसे कि 1 और 3 वो एक एक बार आए, तो 1 2 3 ये काउंट हो गए, 5 7 ये यूनियन हो गया। भैया बी यूनियन सी करना है तो बी और सी के सारे एलिमेंट जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, तो 1 3 5 7 4 8 9, तो देखो 1 3 5 7 4 8 9। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट का भी यूनियन हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, एन का भी हो सकता है। अब इसके बाद मैं लिखवा दूंगा वो लाइन, है ना। तो हमने 3 सेट का यूनियन करा, क्या डेफिनेशन बनेगी, इसमें लाई करने वाला हर एलिमेंट या तो ए में होगा या बी का होगा या सी का होगा, या इनमें जो कॉमन है जैसे ए या बी में हो सकता है, बी या सी में हो सकता है,
ए या सी में हो सकता है, या हो सकता है तीनों में ही लाई करता हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे डेफिनेशन एक्सपैंड होती जाएगी। क्या इनके ऊपर कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। एन सेट्स का यूनियन करो, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो देखो तीनों सेट का यूनियन क्या होगा, तीनों के एलिमेंट ले लेंगे और जो तीनों में कॉमन होंगे वो एक एक बार लेंगे, है ना। तो अब देखो 1 2 3, अब देखो इसमें कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, बट अगर होता भी तो भी वो एक बार ही आता। अभी 1 1 दोनों में कॉमन है तब भी एक बार लेंगे। तो आपने तीनों के एलिमेंट लिस्ट करके लिख लिए, जो जो कॉमन थे उनको काट दिया। तो 1 2 3 4 5 7 8 9, आप देखो किस्मत से बी यूनियन सी के बराबर ही आ रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? तो इसी तरीके से आप 2 3 कितने भी सेट का यूनियन ले सकते हो। तो बच्चों ये समझ में आया कि वेन डायग्राम और इसके एग्जाम्पल क्या हैं। अब इसका थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट देखते हैं। डायग्राम के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेफिनेशन। तो मैंने जो और वाली बात कही थी उसको थोड़ा समझते हैं। अगर आप डेफिनेशन को गौर करें तो डेफिनेशन सिर्फ इतना सा कहती है कि अगर कोई ए में लाई कर रहा है सेट, मान लो 1 2 3, और बी में कोई ऐसा सेट है जैसे 1 2 3 4, यानी कि ए बी का सबसेट है, ध्यान देना यहाँ पर। तो इनका यूनियन क्या होगा भैया? यूनियन वो होगा जो दोनों में लाई करते होंगे एलिमेंट, उनको एक बार ले लेंगे। ठीक है, कॉमन जो होंगे उनको एक बार ले लेंगे, वरना ए और बी दोनों के एलिमेंट। मैंने कहा बच्चा ए के तो सारे एलिमेंट वैसे ही बी में लाई कर रहे हैं, तो तुमने क्या बोला कि इन दोनों का यूनियन कर भी लोगे तो क्या आएगा? बी के बराबर ही आएगा। क्योंकि यूनियन का क्या मतलब है? दोनों के एलिमेंट, दोनों में जो कॉमन है उनको तो एक बार ले ही रखा है, बाकी जो बी में एक्स्ट्रा है उसको लोगे। तो यानी कि सीधी सी बात ये है कि यूनियन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा सेट होता है ना, अगर 4 सेट कॉन्टेक्स्ट में है और 3 किसी चौथे सेट के सबसेट हैं तो यूनियन उसके बराबर ही होगा, तो सबसे बड़ा होगा। मैं वही बात कह रहा हूँ। अगर मान लो ए सबसेट है ए यूनियन बी का, मान लो कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो आप मुझे एक बात का जवाब दो, अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में लाई करेंगे? तुमने बोला करते हैं। तो अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट उसमें लाई करेंगे। तो बच्चों ये भी तो सोचो कि अगर ए के सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं तो वो उसका सबसेट आएगा। मैंने उल्टा बोला है, मैंने लिखवाया ये कि डेफिनेशन से ये बात निकल के आती, पर मैं उल्टा पूछ रहा हूँ। क्या ए यूनियन बी का सबसेट हो सकता है? तुमने कहा बिल्कुल होगा। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लाई इन द सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और हम तो डेफिनेशन में कह के ये बैठे हुए हैं कि जो ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट तो ए यूनियन बी में होंगे, जो बी है उसके भी होंगे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि बी भी उसका सबसेट हुआ, ए भी हुआ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यूनियन में हैं, बी के भी सारे एलिमेंट यूनियन में हैं। दूसरा पॉइंट, अगर ए और बी दो सेट हैं सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो जो मैंने यहाँ पर बात बताई, तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। और अगर 20 ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी फिर ए के बराबर होगा। बेसिकली जो बड़ा सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ कभी तुम यूनियन निकालोगे, प्रॉपर्टी में लिखा हूँगा मैं ये कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट है उसके साथ अगर आप यूनियन ले रहे हो तो यूनिवर्सल सेट के बराबर ही तो आएगा। आप कह रहे हो कि भाई कॉमन प्रॉपर्टी दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन है वो भी लेंगे, दोनों के एलिमेंट भी लाई करेंगे। भाई हमारा ए तो पूरा यूनियन में लाई करता है, हमारे ए के सारे एलिमेंट तो वैसे यूनियन में होते हैं, तभी तो यूनियन सेट है। इसलिए कहते हैं कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उनका यूनियन बड़े वाले सेट के बराबर होगा। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं समझाऊंगा नहीं, मैंने लिखा दिया होता तब भी आप ये सब पढ़ लेते। मेन चीज़ है ये, वो और एंड वाली जो कहानी है वो यहाँ पर आएगी, और ये समझना बहुत ध्यान से। मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ ये कोई भी जनरल एलिमेंट है x, इफ़ x बिलोंग्स टू ए यूनियन b, इसका क्या मतलब है भैया? इट इम्प्लाइज दैट, एंड इज इम्प्लाइड बाय डबल वे इम्प्लीकेशन का साइन है, दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट आपने ए यूनियन बी से पकड़ लिया तो उसका सीधा सा मीनिंग होता है कि या तो वो ए में होगा, दोबारा सुन लो, आइदर इट इज़, चॉइस है, आइदर इट विल बी फ्रॉम ए और इट विल बी फ्रॉम बी, या फिर आइदर इट इज़ फ्रॉम ए और इट इज़ फ्रॉम बी। अगर पकड़ लिया है तो इट इज़, पकड़ोगे तो इट विल बी। तो तुमने बोला कि या तो वो ए में से या बी में से। मैंने कहा चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अगर x ए यूनियन बी में लाइन नहीं कर रहा, यानी कि ध्यान से देखना, ए यूनियन बी में लाइन नहीं कर रहा, डायग्राम से समझा रहा हूँ, तो कहाँ लाई करेगा? बाउंड्री के बाहर लाई करेगा। भाई ए यूनियन बी तो पूरी बाउंड्री है ना, शेडेड। अगर ए यूनियन बी में कोई x बिलोंग नहीं करता तो वो कहाँ लाई करेगा? कहीं बाहर है, तो यूनियन सेट में, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही। हम किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो आप सोचो, ना तो x ए में लाई कर रहा है, नाइदर इट इज़ इन ए, नाइदर इट इज़ इन ए नॉर इट इज़ इन बी,
यानी कि ना तो वो ए में है ना ही वो बी में है, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ और नहीं आएगा, ये फिर रटने वाली बात है, उसको रटो समझो तुम्हारी इच्छा है। जब भी बिलोंग्स के साथ डज नॉट बिलोंग्स टू यूज़ होता है ये साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर ये भी होता ना x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, तो अगर आप डज नॉट बिलोंग टू करोगे ना तो यहाँ पर भी और हो जाएगा। यानी कि आपने देखा जब जैसे बिलोंग और डज नॉट बिलोंग आपस में इंटरचेंज हुआ तो यहाँ पर भी साइन चेंज हुआ, वो चीज़ उल्टा भी पॉसिबल है, उल्टा भी होता है। और यही चीज़ क्वेश्चंस में काम आती है। जब हमें ए को बी का सबसेट, बी को ए का सबसेट शो करना होता है तो हम लेते हैं ना कोई जनरल एलिमेंट एक्स या वाई, वो एक्स ए में बिलोंग करता करता बी में कर जाता है। फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जब आप चेंज करते हो, यानी कि कोई एलिमेंट पहले लाई कर रहा था, सॉरी ए आएगा यहाँ पर, और कोई एलिमेंट अब लाई नहीं कर रहा, तो अगर लाई दोनों में कर रहा था और अगर आप दोनों में ही लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ना तो ए में है ना ही बी में है वो। तो इसका मतलब तो क्लियर है, ऊपर वाले का मतलब देखो, अगर वो दोनों की यूनियन में ही लाई नहीं कर रहा तो ना तो वो ए में लाई कर रहा है ना ही बी में कर रहा है। यहाँ और लगा के देखो कितना अटपटा सा लगेगा। चलो एंड की जगह और कर देता हूँ वापस, अब ध्यान से देखना। आपने देखा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ना हो सकता है या तो ए में लाई नहीं कर रहा हो या बी में नहीं कर रहा हो, मतलब अगर ए में लाई नहीं कर रहा तो बी में कर रहा होगा, और अगर बी में नहीं कर रहा तो ए में कर रहा होगा। ये इम्प्लाई कर रहे हो आप, लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा। आपका सेट अगर यूनियन में लाई नहीं कर रहा तो वो तो दोनों की बाउंड्री से बाहर हुआ ना, यानी कि एट द सेम टाइम वो ना तो ए में लाई करेगा ना बी में करेगा, इसलिए यहाँ पर एंड आता है। तो मैंने रटा रखा है यूनियन मतलब और, यूनियन मतलब और। तो आपने ये तो कहा कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब आप डज नॉट बिलोंग्स टू इस सिंबल के साथ डील कर रहे होते हो तो आपका साइन का जो मतलब है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर यूनियन का मतलब व्हाट वाज इट सपोज टू बी, और अब मैं कह रहा हूँ कि यूनियन की जगह और की जगह आप लिखो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। उसी प्रकार से बच्चों मैं यही बता देता हूँ, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। कूल। आपने कहा था इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, पर देखना जब तुम ये काम करोगे ना तो यहाँ पर भी मैं क्या बोलूँगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब क्या खुलना चाहिए, एंड और आएगा। ये बातें मैं भी इसलिए बता रहा हूँ, आगे एक साथ बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। समझाता हुआ चल रहा हूँ, समझते हुए चलो, इस चीज़ को आगे याद रखना। जब भी आप डज नॉट बिलोंग्स इस सिंबल के साथ डील करोगे तो आपका जो साइन है उसका एक्चुअल मीनिंग चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वैसे भी लॉजिकली समझ में आ रही है बात कि भैया जब वो यूनियन में लाई नहीं कर रहा तो बाहर लाई करेगा, तो दोनों की बाउंड्री से बाहर होगा। कोई एक की बाउंड्री के भी अंडर होता तो यूनियन में आ नहीं जाता, फिर वो किसी एक में भी लाई करता, अरे बाउंड्री में भी टच कर जाता तो किसी एक के अंदर तो आ जाता ना। जब वो पूरे यूनियन में नहीं आ रहा तो बिल्कुल बाहर है वो। ये ध्यान रखना जो मैंने बताया। इस पर स्टार लगा ही लो भाई, तुम बड़ा स्टार लगा लो, चाहो तो अलग पेन से लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन छाप लो यहाँ पर। और किसी को समझ में नहीं आया तो लोड मत लेना, ये बातें मैं ज़रूर बताता हुआ चल रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी बहुत ज़्यादा। नोट्स मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि देखो बच्चों, हो सकता है टाइम की कमी की वजह से या मुझे कोर्स आगे कराना तो मैं कुछ क्वेश्चंस काट दूँ, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करा दूँ, तो इससे फिर तुम्हारी जो मेन थ्योरी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को थ्योरी में इंक्लूड कर देता हूँ। किसी किसी को लग सकता है कि आपकी थ्योरी ज़्यादा लंबी है, पर छूटेगा कुछ भी नहीं। तो आई होप नोट हो गया होगा अभी तक। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो जैसा कि मैंने कहा था कि भाई आप यूनियन कितने भी सेट का ले सकते हो, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का फोकस आ रहा होगा, तो ये लिखा हुआ है AN इज़ अ फाइनाइट सेट, है ना। मुझे पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं अपन, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इफ़ A1 A2 डॉट 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 AN इज़ अ फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट, यानी कि ऐसे n फाइनाइट सेट्स हैं तो उनका यूनियन कैसे रिप्रेजेंटेड होगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूनियन ऑफ AI वेयर I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। जैसे आपका होता है ना, मैंने लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, तो इसकी जगह आप क्या लिखते हो, समीशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। समीशन क्या होता है, ये बेसिकली ये ऑपरेटर यूज़ होता है, इसको समीशन बोलते हैं। ऑपरेटर यूज़ होता है आपके इतने सारे x को डिनोट करने के लिए। आप कोई i मान लो, i की वैल्यू 1 से लेके n तक करो, ये रिपीट होता जाएगा। उसी प्रकार से ये यूनियन ऑपरेटर है, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। आपके AI यानी कि पहले 1 डालो फिर यूनियन आ जाएगा,
फिर 2 डालो फिर यूनियन आ जाएगा, फिर 3 डालो तो वैल्यू तो यहाँ से लेगा और ये यूनियन लगता जाएगा। ये समेशन का मतलब प्लस होता है, x की वैल्यू 1 डाली इस समेशन की वजह से प्लस आ जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी फिर समेशन की वजह से प्लस आ जाएगा। तो ऐसा काम करेगा। तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया था कि आप n सेट का जो है यूनियन ले सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको वैसे भी समझ में आएगी, कॉम्यूटेटिव लो, यानी कि अगर ऑपरेशन लगाते वक्त ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या आपको ऑपरेशन सस्टेन करेगा, इक्वल होगा? बिल्कुल। देखो आपको जैसे पता है एडिशन भी लगता है, a प्लस बी किसके बराबर होता है, b प्लस ए के होता है ना, 2 प्लस 3 वही तो होता है जो 3 प्लस 2 होता है। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 के बराबर होता है, दोनों का 6 होता है। डिवीजन में नहीं लगता, यानी कि 3/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/3, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ डिवीजन में नहीं लगता। माइनस में नहीं लगता, 3 - 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 - 3। देखो ना ऑर्डर रिवर्स करते हैं, तो एडिशन में लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लगते हैं, वैसे कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन में भी लगता है। ए यूनियन बी, बी यूनियन के बराबर होगा, डेफिनेशन से पता है। दोनों के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और दोनों में कॉमन भी हैं, जो ए में है और बी में है और दोनों में कॉमन। ऐसे एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि भैया पहले भाई 3 में आपको ऑपरेशन लगाना है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब समझ लो, पहले ये करना है। अब आप बोलो कि भाई मैं तो पहले 3 + 5 करूँगा 8, फिर 8 + 8 करूँगा 16। एक बंदा कहता है कि मैं पहले 5 और 8 को ऐड करके 13 लाऊंगा, फिर उसमें जो 3 है वो ऐड करूँगा 16। आंसर सेम आने वाला है। अगेन आपको पता है एसोसिएटिव लॉ एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ही चलता है, इन दोनों में फिर नहीं चलता, यहाँ पर भी चलेगा। पहले आपने ए यूनियन बी निकाल लिया, कोई सेट आया, फिर उसका यूनियन सी के साथ करो, तब भी फाइनली वही सेट मिलना है। पहले आपने बी यूनियन सी करा, कोई सेट आया, फिर उसका ए के साथ यूनियन करोगे तब भी यही मिलेगा। 3 थालियाँ हैं, 2 थालियाँ मिला के एक भगोने में डाल दी, फिर तीसरी वाली को डाला, मिक्सचर तो वही बनना है, वही वाली बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कहा भैया दाल चावल एक साथ क्यों खाए, दाल अलग अलग खा लो चावल अलग खा लो, अंदर जाके तो मिल ही जाएंगे, है ना। शिनचैन का लॉजिक है। देखते हो नहीं देखते हो, देखा करो यार, मेरा फेवरेट कार्टून है वो है, या एनीमे है, सॉरी कार्टून बोलने से आजकल नाराज़ होते हैं बच्चे हैं, एनीमे। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, पहले मतलब समझ लो इसका, 7th 8th में भी पढ़ा होगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो नंबर या वो मेरा मेंबर जिसके साथ मेरा ऑपरेशन होने पर मुझ में कोई फ़र्क ना पड़े। ध्यान से सुनना, जैसे एडिशन में देखो, कोई नंबर है ए, रियल नंबर। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वह नंबर होगा जिसको इसमें ऐड करने पर कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसा कौन सा नंबर है, 0। तो एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ऐसा नंबर जिसको मुझ में मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क ना पड़े, 1। जाहिर सी बात है कि डिवीज़न के लिए ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, शायद मेरे हिसाब से वैसे 1 होनी चाहिए, बट पढ़ाता कोई भी नहीं है उसको, है ना, बुक्स में भी नहीं दे रखा होता। तो आइडेंटिटी लॉ हमारे लिए क्या होगा, ऐसा सेट जिसके साथ मैं किसका आइडेंटिटी पढ़ रहा हूँ, यूनियन का, जिसके साथ मेरा यूनियन करने पर मुझ में कोई फ़र्क ना आए, मैं ए का ए रहूँ, तो फाई है ना भाई। अगर आप कल से किसी दूसरे सेट के साथ भी यूनियन करोगे तो आपका यूनियन क्या आएगा, ए आएगा वापस से, या हो सकता है ए से बड़ा आ जाए, तो चांसेस है ना कुछ और आने के। आपने कहा फाई के साथ यूनियन करो, फाई क्या है, सेट्स की दुनिया का 0। यूनियन क्या है, सेट्स की दुनिया का एडिशन। तो एडिशन क्या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। तो यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 5। समझ में आया? मैं मतलब समझा रहा हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है। ऐसा कोई भी मेंबर, जैसे सेट्स की बात कर रहे हो तो सेट, ऐसा कोई भी सेट जिसका मुझ में यूनियन करने पर कोई फ़र्क मुझ में ना पड़े, इंटरसेक्शन करने पर मुझ में कोई फ़र्क ना पड़े, वो भी बात हो सकती है। आइडेम्पोटेंट का सीधा सा मतलब होता है कि भैया ए यूनियन ए ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ, आइडेम्पोटेंट लॉ ये बोलता है कि खुद का खुद के साथ यूनियन करोगे अगर आप, तो आपका ही सेट वापस से रिपीट होके आ जाएगा। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर भी तो ए लिख सकते थे, मैंने कहा नहीं लिख सकते थे। आइडेंटिटी लॉ में वो सबसे छोटा नंबर मांगा जाता है ना, ये सबसे छोटा ये थोड़ी होता, सबसे छोटा तो 5 होगा ना, सॉरी ए थोड़ी होगा। तुम्हारे दिमाग में आ सकता है भैया ए का यूनियन करने पर भी तो ए आ रहा है, तो ए को आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो, मैंने कहा नहीं ले सकते। यही बात मैं समझा रहा हूँ, सबसे छोटे एलिमेंट की बात होती है, ठीक है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट ये इंटरसेक्शन में भी पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होता है, बी आएगा। बड़ा सेट है ना भाई, ए तो वैसे इसमें पूरा लाई समर्पित है, ए तो बी के लिए। जब ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं तो फिर तो बड़ा सेट ही आएगा। तो तुम खुद सोचो ना, इन सब के पापा कौन है, यूनिवर्सल सेट।
तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन, सी यूनियन यू क्या होगा, यूनियन होगा। क्योंकि भाई इन, और आपको पता है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि यूनिवर्सल सेट हम जितने भी सेट्स को डील कर रहे होते हैं, जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है क्वेश्चन में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, उनके लिए एक पर्टिकुलर हाईएस्ट जो सेट हो सकता है, या हम जो हाईएस्ट मानते हैं इसमें सारे सेट कवर हो जाए, वो यूनिवर्सल है। तो अगर कल से मैं लिखता हूँ कि एक्स यूनियन यू यू है, तो तुम ये पूछना मत लग जाना कि भैया इसका यूनियन है भी क्या है। अगर मैंने 50 तरह के सेट्स लिखे हैं ना, और मैं कहीं पर बड़ा यू लिख रहा हूँ, तो 50 के लिए ये यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। ये अंडरस्टूड होनी चाहिए बात। तो आप समझ लें कि कोई भी जो बड़ा सेट है उसके साथ यूनियन करने पर वही का वही वापस आ जाएगा। क्यों है ऐसा, रीज़न लिखवाऊँ क्या, लिख दो चलो। सिंस ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए यू का सबसेट है इसलिए उसके साथ यूनियन करने पर क्या आ रहा है, वापस से यू आ रहा है। अब देखो क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में करवाऊँगा। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं यूनियन के ऊपर, तो उनकी हम बात करेंगे। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी दिस, फाइंड ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी क्या होगा, डेफिनेशन दोहराते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बोथ, वो तो आ ही जाएगा इसमें, क्यों या तो ए में लाई करे या बी में करे। क्लियर हो गया। तो क्लियरली ए यूनियन बी क्या होगा, देखो 2 4 6 8 पहले लिख लेता हूँ। अब 2 और 4 तो अलग थे, 6 8 इसमें है, पर इसमें मैंने काउंट कर लिए, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, सिर्फ 10 12। तो अब देखो ए यूनियन बी में वही एलिमेंट है जो या तो ए में है या बी में है। अब ज़बरदस्ती ये बात कहोगे भाई जो दोनों में लाई करते हैं, तो वो तो अंडरस्टूड है, करेंगे सही। आपने दोनों को तो मिक्स करा है, तो जो दोनों में वो लाई करेंगे। और आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो कॉमन हो उनको आप एक बार नोट करें, 2 बार ना करें, वरना नंबर कटेंगे। मैं तो काटूंगा अगर कभी मेरे टेस्ट में किसी ने लिखा होगा, क्योंकि मैं चिल्ला के पढ़ा चुका हूँ ये बात कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। वैसे तो होता है, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, नहीं करते हैं, लेकिन जब आपसे कह दिया कि रिपीटेशन यूज़ नहीं होगा तो उसको मत करो। उसका कारण बताऊँ, कभी कभी गलती में अगर तुमसे ऑर्डर निकालने के लिए बोल दिया जाएगा ना, और तुमने 6 2 बार लिख रखा मजाक में, वो गलत नहीं है, पर ऑर्डर काउंट करते समय तुमने गलती से उसको काउंट कर लिया, तो जहाँ तुम्हारा ऑर्डर अभी 6 आना चाहिए वो 6 की जगह 7 आ जाएगा, क्योंकि तुमने कोई एलिमेंट रिपीट कर रखा है। इसलिए कहते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। चलिए छाप लो। तो आई होप नोट हो गया होगा अभी तक। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने पढ़ा है यूनियन, और अगले लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। छोटा हो सकता है कि अगला लेक्चर थोड़ा छोटा हो, क्योंकि 3-4 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और इसको पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर, फिर आगे सिमेट्रिक डिफरेंस ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो अब जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1-2 एक्सरसाइज रह गई, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं। तो मैं चाहता हूँ जब आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें इसके ऊपर। और इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।